अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी टाइम हो गया हमने किताबों के बारे में बात नहीं की, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट मेक थिंग्स राइट। तो आज की इस वीडियो में मैं यानी सुदेश रफ़ीक हाज़रीन कुछ किताबों के बारे में बात करूंगा जो मैं अभी रिसेंटली मैंने पढ़नी शुरू किया है। तो स्टार्टिंग ऑफ विद द सेरिंग सन बाय ओसामू दादाई सेंसे। बिलाल, सेंसे क्या है? बताओ। जापानीज में तो टीचर को सेंसे बोलते हैं। हाँ, तो जापानीज में, थैंक यू बिलाल, वेलकम। जापानीज में सेंसे टीचर को बोलते हैं। और अगर इन साहब को मैं सेंसे ना बोलूंगा तो किन को बोलूंगा? कहानी कुछ यूँ है कि लास्ट ईयर आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, और वो प्रोजेक्ट इतना बड़ा था मेरे लिए कि 6-7 महीने तक लिटरली मैं बैठ के सोच रहा था कि उस प्रोजेक्ट को मैं इनिशिएट कैसे करूं, शुरू कैसे करूं। मुझे कोई आइडियाज़ नहीं आ रहे थे। और उस दौरान मैंने डिसाइड किया एक किताब को पढ़ना जो थी नो लॉन्गर ह्यूमन बाय ओसामू दादाई। उस किताब को पढ़ने के बाद सब कुछ क्लियर हो गया, मेरा पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स द प्रोजेक्ट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ इट एज अ होल थिंग क्लियर हो गया। फिर मैंने इनिशिएट किया अपना काम एंड आई एम ऑलवेज थैंकफुल कि मैंने ओसामू दादाई को उस दौरान पढ़ा। तो दिस ईयर आई स्टार्टेड रीडिंग मोर ऑफ दादाई, और ये उनकी जो किताब है द सेरिंग सन, ये क्लासिक मानी जाती है। जब आप इस किताब को देखेंगे, ये बहुत छोटी सी किताब है, 130 समथिंग पेजेस की किताब है। एक दिन में पढ़ सकते हैं, बल्कि एक दिन के कुछ घंटे में आप इसे ख़त्म कर सकते हैं। और ये उन किताबों में से एक है जिसको अगर आप मेरे रिकमेंडेशन से किसी भी बुक स्टोर से उठाएंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे तो फर्स्टली इट वॉन्ट वर्क फॉर यू, क्योंकि अगर आप इसको बाकी किताबों की तरह अप्रोच करके, कहानी की तरह अप्रोच करके पढ़ना चाहते हैं तो दिस वुड बी योर बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि ये एक कहानी से ज़्यादा एक रेट्रोस्पेक्टिव है, कहानी से ज़्यादा एक अकाउंट है ऑन दादाई's ओन लाइफ। तो इस या फिर दादाई की किसी भी किताब को पढ़ने से पहले मेरा हमेशा रिकमेंडेशन ये रहता है कि आप जाओ, ओसामू दादाई के बारे में जानो, और उस दौरान जब वो जापान में थे उस टाइम के जापान के बारे में जानने की कोशिश करिए। जब आपको पूरा अकाउंट पता होगा तो फिर बाद में उस चीज़ को कॉन्टेक्स्ट लेकर आप हर एक ओसामू दादाई की किताब को पढ़ना शुरू कर सकते हैं, एंड दैट विल इवेंचुअली वर्क फॉर यू। सो इस किताब को पढ़ने से पहले यू शुड नो अबाउट पोस्ट वॉर जापान। आपको 1945 और 1950 के दौर के जापान के बारे में मालूम होना बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान पूरी तरह से हार चुका था, जिसके नतीजे में अमेरिकन जापान में एंटर होते हैं। और जापान जिसने सेंचुरीज तक अपने कल्चर, अपने एस्थेटिक्स और अपने ट्रेडिशंस को संभाल करके रखा था, वो अमेरिकन के सामने और मॉडर्न वेस्ट के सामने झुक जाती है। और उसके बाद हमें देखने को मिलती है रैपिड वेस्टर्नाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन, ट्रेडिशनल क्लास हायरार्कीज ख़त्म कर दी जाती हैं, और जापान में जो नोबल क्लास थी वो पूरी तरीके से सब कुछ खो देती है। अगर मैं मेजर लॉस की बात करूं तो मजमूई तौर पर शनाख्त का बहरान आ जाता है जापान में। ओसामू दादाई खुद एक बहुत बड़ी फैमिली से थे, और इन सब के नतीजे में कॉन्सिक्वेंसेस के तहत उन्होंने सब कुछ खो दिया, और वो एक तरह से एक डिफरेंट जोन डायमेंशन में रहने लगे, जिन्होंने फिर आगे चलकर उन्हीं के लिटरेचर के जॉनरा को जन्म दिया। जब हम ओसामू दादाई को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि उनका हर एक किरदार, उनके हर एक किरदार से कनेक्टेड एक फीलिंग जो वो क्रिएट करते हैं अपने प्रोज के थ्रू, उनके हर एक किरदार के अराउंड की स्टोरी, इन्वायरमेंट, एक्सपीरियंसेस, उस दौर का जापान, वहाँ की कहानियाँ, सब कुछ किसी न किसी तरीके से एट द एंड ऑफ द डे दादाई के एक वक्त के एक्सपीरियंसेस से कनेक्ट होते हैं। इसीलिए जब आप इनकी कहानियों को पढ़ते हैं, भले ही डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, डिफरेंट सेटिंग्स हैं, फिर भी इनको एक तरह से प्रोटो बायोग्राफिकल कंसिडर किया जाता है दादाई के अकाउंट के कॉन्टेक्स्ट में। अब इस किताब में कुछ कैरेक्टर्स के थ्रू इंपीरियल जापान का डाउनफॉल दिखाया गया है, कुछ अलग कैरेक्टर्स के थ्रू पोस्ट वॉर डिसइल्यूजनमेंट, मायूसी दिखाई गई है, और जो फ्यूडल जापान था उसके डाउनफॉल, कोलैप्स के बाद जो एक नई एक एरा स्टार्ट होती है, उसको भी कुछ कैरेक्टर्स के थ्रू दिखाया गया है। जो मेन कैरेक्टर है उसके थ्रू बेसिकली दिखाया गया है। इसके साथ फेमिनिज्म का जो थीम है वो भी इसमें आपको मिलेगा, एम्पावरमेंट का जो थीम है वो भी इसमें आपको मिलेगा। एक डिप्रेसिंग सी, बड़ी ही सैड सी टोन है इसकी, और एग्जिस्टेंशियलिज्म का टॉपिक है, थीम है, वो भी आपको इसमें मिलेगा।
और आसिम ताज़ाई का जो प्रोज है दैट इज क्या बताऊं, अमेजिंग, तो हाईली रिकमेंडेड। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अ मोर पॉलिटिकल थिंग, ये जो किताब थी इसके 1-2 चैप्टर्स रहते हैं, बाकी तो मैं पढ़ ही चुका हूँ, लेकिन जो दूसरी किताब है कवरिंग इस्लाम बाय एडवर्ड सैड, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। देखिए इसके इंट्रोडक्शन में ही सारा कुछ दिया हुआ है, तो जब आप इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं यू गेट द आइडिया कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, और इंट्रोडक्शन के साथ और पहले चैप्टर के 5-6 पेजेस के साथ मैंने इतना ही पढ़ा हुआ है, तो आगे मैं इसको पढ़ूंगा, स्टार्ट करूंगा। आप यू कैन सी द नोट दैट आई हैव बीन टेकिंग हियर। अब ये जो किताब है ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि 70s में जो राइटर हैं एडवर्ड सैड, ये ओरिएंटलिज्म के ऊपर बहुत लिख चुके हैं, और 70s के अपने ओरिएंटलिज्म के ही लॉजिक को फॉलो करते हुए ये यहाँ पर एक बहुत सीरियस चीज़ के बारे में, एक मौजू के बारे में बात करते हैं। इस किताब में आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि कैसे वेस्ट में इस्लाम को मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इस किताब में आपको इस्लाम को एडवर्ड जस्टिफाई करते हुए या मुसलमानों को जस्टिफाई करते हुए नज़र नहीं आएंगे, बल्कि मगरिब में किस तरह से मुसलमान या फिर इस्लाम को बेसिकली इस्तेमाल करके एक टूल बना करके नैरेटिव्स क्रिएट किए जाते हैं और उन्हें हमेशा एक गलत लाइट में पोर्ट्रे किया जाता है। ये इस किताब का थीम और टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल मगरिब में हमेशा इस्लाम को टेररिज्म से कनेक्ट किया जाता है। मिलिट्री इंटरवेंशन, कॉलोनियल पॉलिसीज, रेशियल प्रोफाइलिंग, कल्चरल सुपीरियॉरिटी, क्राइसिस, वायलेंस, ये सारे ही थीम्स कैसे वेस्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं एंड कनेक्टिंग देम टू इस्लाम और द इस्लामिक वर्ल्ड, ये सब कुछ इस किताब में आपको मिलेगा। एंड द फनी एंड द कूल थिंग इज कि जब ये किताब लिखी गई थी तो बेसिकली ये ऑयल क्राइसिस और जो मिडिल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट्स थे और स्पेशली जो ईरान का रेवोल्यूशन था 1979 वाला, उसको अकाउंट में लेकर लिखे गए थे। लेकिन आज के दौर में किताब इसीलिए इम्पोर्टेंट बन जाती है क्योंकि पोस्ट गाजा, पोस्ट अफगानिस्तान, पोस्ट इराक वॉर्स, ये सब कुछ मामला जो चल रहे हैं, स्पेशली 9/11 के बाद इस्लामोफोबिया का इतना बड़ा राइज, ये सारा कुछ देखकर हमें पता चलता है कि वाकई एडवर्ड ने जो कहा था वो उस दौर में रेलिवेंट तो था, लेकिन आज के दौर में इसकी रेलिवेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैंने साल शुरू होते ही ये किताब को पढ़ने का फैसला किया था, दैट वाज मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट बाय नॉम चॉम्स्की, और उस किताब में सेम तरह का एक टॉपिक था। हालांकि इस्लाम वहाँ पे मेन सब्जेक्ट नहीं था हमारा, बट ये था कि कैसे मीडिया को इस्तेमाल करके फेक नैरेटिव्स क्रिएट किए जाते हैं या फिर लेयर्ड नैरेटिव्स क्रिएट किया जाता है। तो ये उससे थोड़ी सी कनेक्टेड है। उस किताब को फिर मैंने बाद में ड्रॉप कर दिया क्योंकि PDF से पढ़ना वाज नॉट पॉसिबल फॉर इट हैड अ लॉट ऑफ स्टैट्स एंड स्टफ, तो मैं चाहता था कि हार्ड कॉपी में हो तो बेटर है, तो उसको मैं बाद में पढ़ूंगा। बट दिस बुक एक्चुअली लुक्स प्रीटी फायर दो। एंड नाउ कमिंग ओवर टू आज़ादी बाय अरुंधति रॉय, इसके कवर पेज पर ही लिखा हुआ है फ्रीडम, फैशिज्म एंड फिक्शन। और अरुंधति रॉय के इंटरव्यूज में बहुत टाइम से फॉलो कर रहा था। एज एन एक्टिविस्ट अरुंधति रॉय को मैं जानता था हमेशा से, बहुत वक्त हो गया, लेकिन एज अ राइटर मैंने उनकी कोई भी किताब टच करने की कोशिश नहीं की थी, जो मेरी एक गलती थी। हाँ, कि आर्टिकल्स में पढ़ता था कभी कभी, लेकिन किताब नो, आई जस्ट हैव नॉट बीन इनटू दैट थिंग। अरुंधति रॉय एक ग्लोबल पॉलिटिकल थिंकर हैं, एसेस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने हिंदू नेशनलिज्म, नरेंद्र मोदी, बीजेपी की रिजीम, न्यू लिबरल कैपिटलिज्म, कास्टिज्म, ऐसे टॉपिक्स पर वो लिखती रहती हैं, बात करती रहती हैं बहुत बड़े बड़े स्टेजेस के ऊपर। और इन सब के अलावा इंडिया में जो आउटसाइडर्स का कॉन्सेप्ट है, वो कम्युनिटीज जिनको आउटसाइडर्स कंसिडर किया जाता है, दलित्स, फार्मर्स के इशूज़ हो गए, मुसलमानों के बारे में हो गए, कश्मीरियों के बारे में हो गए, और जो माओइस्ट रेबेल्स हैं उनके बारे में अरुंधति लिखती आ रही हैं, बात करती आ रही है, और हर एक मूवमेंट को वो जैसे है वैसे दिखाने की कोशिश करती है। अब चूंकि हिंदुस्तान में, इंडिया में मोदी जी और बीजेपी की सरकार है और वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है, तो जब भी अरुंधति उनको क्रिटिसाइज करती हैं, जो बहुत ही करती हैं, तो उनको हमेशा से एंटी नेशनल का टैग दिया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि इंडियन सोसाइटी में और ज़्यादा अरुंधति रॉय जैसे लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि वो सोसाइटी को एज इट इज़ दिखाते हैं और जो फ्लॉज हैं उनको दिखाता है।
एंड इसके अलावा मुझे एक पॉइंट ऐड करना था कि हम जब भी इंडिया को देखने की कोशिश करते हैं तो हम उसे हमेशा पाकिस्तान की लाइट में देखने की कोशिश करते हैं। अब पाकिस्तान में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए इंडिया कंपैरेटिवली हमें एक बहुत डेवलप्ड और अमेजिंग जगह नज़र आती है, एक बहुत कंप्लीट नज़र आती है। लेकिन अरुंधति रॉय जैसे लोग ही हैं जो हमें बताते हैं कि इंडियन सोसाइटी में कितने बड़े बड़े लूप होल्स, कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं जिनको एक्चुअल में सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। सो अरुंधति रॉय। खैर ये किताबें रिकमेंडेशंस तो ख़त्म हो गए, लेकिन इसके अलावा आई हैव समथिंग हियर। एम.एल. लुडविग की नेपोलियन बोनापार्ट मेरे फेवरेट पर्सनालिटीज़ में से एक है। इनके बारे में जितना पढ़ूँ उतना कम है। मुझे नेपोलियन हद से ज़्यादा पसंद है। और कुछ साल पहले आई थिंक किसी काम के सिलसिले में मैंने एम.एल. की इस वाली किताब विच इज़ अ वेरी डेफिनेटिव अकाउंट ऑन नेपोलियंस लाइफ, इसको खोला था, थोड़ा सा ही मैंने पढ़ा था अपना काम करके, फिर मैंने इसको टच नहीं किया। तो मुझे ये किताब हार्ड कॉपी में मिली है ना, आई एम अबाउट टू स्टार्ट दिस बुक। मैं स्टार्ट करूँ इससे पहले आई वॉन्ट टू रीड समथिंग फ्रॉम हियर, जो कहती है कि नेपोलियन वेंट फोर्थ टू सीक वर्च्यू, बट सिंस शी वॉज नॉट टू बी फाउंड ही गॉट पावर। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेपोलियन कितने इन्फ्लुएंशियल है। और इसे मैंने आज सुबह ही स्टार्ट किया था और आप देख सकते हैं ये मेरे नोट्स एंड स्टफ। अगर मैं किसी किताब में ऐसे नोट्स लेता हूँ तो समझ जाए कि वो किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक सिर्फ कुछ ही पेजेस मैंने पढ़े हुए हैं, तो ये भी सामने पड़ी थी तो मैंने सोचा कि रिकमेंड कर दूँ। दिस वॉज इट फॉर टुडे। अगर आपको और भी रिकमेंडेशंस चाहिए तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।